नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सर ओम गायत्री क्लासेस से। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, साइंस, तमाम परीक्षाओं में हमने जो वीडियोज अपलोड किए हैं उससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला है और उनका फीडबैक जिस तरीके से मुझे मिला है, निश्चित तौर पर मैं उससे बहुत खुश हूँ। फिलहाल अब हम बोर्ड परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं और इस अंतिम पड़ाव पर केवल और केवल 2 पेपर बचे हुए हैं। इंटरमीडिएट की वो भी 2 पेपर हैं, इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश सेकंड थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश फर्स्ट में लर्निंग मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से दिस इज अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन स्टूडेंट्स पर यह एक तरीके का भार सा हो जाता है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बेसिकली वर्ष की शुरुआत में जब उनका ये वर्ष प्रारंभ हुआ 12वीं का स्टडी सेशन जिसे हम लोग कहेंगे, उस स्टडी सेशन में जिसने लापरवाही की है उनके लिए निश्चित तौर पर ये एक भारी सब्जेक्ट कहा जाएगा। फिलहाल अब बोर्ड परीक्षा में केवल 3 दिन बचे हुए हैं, तो इन 3 दिनों में किस तरीके से तैयारी किया जाए कि इस बोर्ड एग्जाम के अंतिम पड़ाव में आपका पेपर अच्छा चला जाए। तो आज का पूरा टॉपिक मेरा बेस्ड है इंग्लिश फर्स्ट पेपर क्लास 12th। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब बोर्ड परीक्षा में 11th और 12th के सिलेबस बिल्कुल अलग अलग कर दिए गए हैं। यूपी बोर्ड में अब 11th और 12th की परीक्षाओं का सिलेबस बिल्कुल अलग है। 12th की परीक्षा के लिए अगर मैं बात करूं इंग्लिश फर्स्ट पेपर में, तो आपको प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और मर्चेंट ऑफ वेनिस ये पढ़ना है। निश्चित तौर पर ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन अब पहले की अपेक्षाकृत अगर ध्यान दें तो अब सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया है। सिलेबस छोटा होना एक अलग विषय है, लेकिन मार्क्स आपको प्राप्त करना है एग्जाम में, तो वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है। यहाँ पर मैं बताने चल रहा हूँ किस तरीके से आप बोर्ड की परीक्षा में इंग्लिश फर्स्ट पेपर में मैक्सिमम मार्क्स इतने कम समय में भी बना सकते हैं। सबसे पहले प्रोज पर बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोज में इस बार इंटर के सिलेबस में अ फेलो ट्रैवलर, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, द हॉर्स, आई एम जॉन्स हार्ट, वुमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर है। इन और इस पूरे के पूरे प्रोज में सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है इस 12th के सिलेबस में, वो है अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसके राइटर विलियम सी डगलस हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द प्रोज फॉर क्लास 12th। तो निश्चित तौर पर इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने की जरूरत है। मैं रिपीट करता हूँ, इस चैप्टर का नाम अ गर्ल विद अ बास्केट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर इस बार बोर्ड की परीक्षा के लिए साबित हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो है वो है सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। हेल्थ, सक्सेस एंड पावर जेम्स एलन द्वारा लिखा गया चैप्टर है जो इंटरमीडिएट के सिलेबस में रखा गया है। अभी मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, फिर वन बाय वन इनके डिस्क्रिप्शन पर मैं आऊँगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है द हॉर्स। चौथा चैप्टर जिसे आपको बहुत ही मन लगा करके पढ़ना है, जो एग्जाम में स्कोरिंग साबित हो सकता है आपके लिए, वो है वुमेन्स एजुकेशन, जिसके राइटर हैं एस राधा कृष्णन। अब इन 7 चैप्टर्स में से मैंने आपको इंटरमीडिएट के इस एग्जाम के लिए केवल 4 चैप्टर पढ़ने की सलाह देता हूं जो आपको स्कोर कराएगा। पहला अ गर्ल विद अ बास्केट, दूसरा सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, और तीसरा है द हॉर्स, और अंतिम चैप्टर जिसे मैं बताने जा रहा हूं वो है विमेंस एजुकेशन। जिनको विमेंस एजुकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि उसमें कुछ संस्कृत की पंक्तियां हैं जो एज ए एग्जाम्पल लिया गया है, जो गीता में कही गई हैं और अनेक जगह, तो अगर जिसको थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है ये चैप्टर, तो उनके लिए है कि वो इसकी बजाय द हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ लें। एल बैशम का चैप्टर है, तो ये चैप्टर वो पढ़ सकते हैं आसानी से। फिलहाल हम अब चैप्टर्स पर आते हैं। पहला चैप्टर जो मैंने बताया अ गर्ल विद अ बास्केट, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलने के चांसेस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलने के चांसेस हैं। फिलहाल ये चैप्टर तो बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है आपको। जेम्स एलन का चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर है, ये भी बहुत स्कोरिंग साबित हो सकता है। तो ये जो 4 चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपको,
निश्चित तौर पर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं। अगर आप थोड़ी सी भी गलती यहाँ कर जाते हैं, बिकॉज मैंने सिलेबस को बहुत छोटा कर दिया है, अब इन 4 चैप्टर्स 5 चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं, अगर इसमें भी आप थोड़ी सी भी कुताही दिखाते हैं, थोड़ा सा भी आलस करते हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बड़ा निगेटिव साबित हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं एक नए पैटर्न पर इस बार एग्जाम होने जा रहा है, लगातार पेपर जो आ रहे हैं वो नए पैटर्न पर आ रहे हैं। तो कई साल के पिछले पेपर्स को मैंने देखा, और अभी अपकमिंग नेचर्स जो हैं पेपर के, उन सब पर बहुत मंथन किया, और मंथन करने के बाद इन 4 चैप्टर्स पर मैंने मुहर लगाई है। इस पर आप बिल्कुल भी आलस नहीं दिखाएंगे। तो प्रोज के सिलेबस में अ गर्ल विद अ बास्केट, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, द हॉर्स एंड द वुमेन्स एजुकेशन, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब रही बात इंग्लिश पोएट्री की। इंग्लिश पोएट्री फिलहाल सिलेबस कुछ लेंदी है, लेकिन थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है कि आपको इसमें सेंट्रल आइडिया भी पूछी जाती हैं। तो निश्चित तौर पर मैं वो चैप्टर सब बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके लिए आप सेंट्रल आइडिया भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ। हम तो ये कहेंगे एक्सप्लेनेशन भी उन्हीं चैप्टर से आप तैयार करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये हाई स्कोरिंग होंगे आपके लिए। पहला चैप्टर है, द इम्पोर्टेंट चैप्टर इज कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, रिटन बाई, कंपोज्ड बाई सर हेनरी वॉटन। सर हेनरी वॉटन ने इसे कंपोज किया है। बहुत ही बेहतरीन पोएम है। इसमें एक खुश व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया है, कैसे एक व्यक्ति खुश रह सकता है। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी आपको देखना है। इस चैप्टर के जो स्टैंजाज आए हुए हैं, आप अगर कोई हेल्पिंग बुक है आपको तो उसके साथ भी देख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। और उसके बाद द ट्रू ब्यूटी, थॉमस कैरी का चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से फिजिकल ब्यूटी आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपके अंदर जो एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए कुछ अच्छा करने की, जो एक्चुअली जिनके पास नेचुरल ब्यूटीज हैं, वो नेचुरल ब्यूटीज आपको फिजिकल ब्यूटी से कहीं अलग मिलेंगी। जैसे आपके अंदर जो गुण है, जो आपकी क्वालिटीज है, जो आपका ट्रुथ है, जो आपकी ऑनेस्टी है, दीज आर आल्सो ब्यूटी। ये ब्यूटी हमेशा आपके साथ रहती है, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ती है। फिजिकल ब्यूटी तो जैसे ही टाइम डिके करता है, जैसे ही टाइम पास होता है, वैसे वैसे ही ब्यूटी भी डिके हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट है, थॉमस कैरी द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके सेंट्रल आइडियाज को भी पढ़ना है और इसके स्टैंजाज को भी। तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। ये अगला चैप्टर है जिसको जॉन मिल्टन ने कंपोज किया है। जॉन मिल्टन ने अपनी खुद की एक, समझ लीजिए, स्टोरी को किस तरीके से उन्होंने पोएटिक लाइंस में चेंज किया है। इसमें वो अपने मध्य उम्र में ही, अपने जीवन की आधी उम्र भी उन्होंने पूरी नहीं किया था, तब वो अंधे हो जाते हैं, और अंधे होने के बाद सोचते हैं कि भगवान ने जो मुझे राइटिंग, कंपोजिंग, जो पोएम लिखने का एक टैलेंट दिया है, कहीं वो बेकार तो नहीं होता जा रहा है। फिर उन्होंने जो राइटिंग शुरू की तो फिर एक अद्भुत कवि बन जाते हैं, बहुत बड़े पोएट बन जाते हैं। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस निश्चित तौर पर इनकरेज करने वाली पोएम है और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए भी आप सेंट्रल आइडिया प्रिपेयर कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर स्टैंजाज भी। अब मैं जिस चैप्टर की बात करने जा रहा हूँ वो चैप्टर है, वो पोएम है अ लैमेंट, पीबी शेली की पोएम है। इसमें बताया गया है कि जब व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाता है, जब वो डेथ से कुछ वर्ष पहले या कुछ दिन पहले उसे एहसास होता है कि नहीं अब मैं मर सकता हूँ, तो किस तरीके से मिस करता है अपने दिनों को, वो जीवन जीने की कौन सी कला पर बात करता है। ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ वर्ड, इन सब पर एक संबोधन है पीबी शैली का। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, इंटरमीडिएट के सिलेबस में कुछ ही दिन पहले शायद शामिल हुआ है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, और कुल मिलाकर पीबी शैली की एक नई राइटिंग शैली आपको देखने को मिलेगी। नई राइटिंग स्किल पर एकमात्र ये पोएम है, इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पूरे के पूरे सिलेबस में एक अलग तरह की राइटिंग स्किल मुझे देखने को मिली है पीबी शैली के द्वारा। अगला चैप्टर जो बहुत जरूरी है वो है माई हेवन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पोएम है। आप जानते हैं कि चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, दोनों में ही एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि हेवन कोई नहीं बना सकता है, ये केवल आप बना सकते हैं अपने कामों से, अपनी एक्टिविटी से। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पूरी के पूरे पोएम में कैसे आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं और किसे हेवन कहा जाना चाहिए वास्तव में,
पूरी की पूरी परिचर्चा रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला चैप्टर जो मेरा बहुत पसंदीदा चैप्टर है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, स्वामी विवेकानंद का चैप्टर। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जब आप किसी को परेशान करते हैं, किसी निर्दोष को, किसी इनोसेंट को, तब वो अपनी परफॉर्मेंस, एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है, निश्चित तौर पर वैसी परफॉर्मेंस कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता है। जिस तरीके से जब किसी स्नेक को आप वोंडेड, घायल कर देते हैं, देन इट अनफर्ल देयर हुड, तब वो अपने हुड को अनफर्ल करता है। अगर आप उसे घाव न पहुंचाते, आप उसको परेशान न करते, तो शायद वो अपने हुड को अनफर्ल न करता। इसी तरीके से जब आप आग के ढेर को स्टायर करते हैं, कुरेदते हैं, तो उससे ज्वालाएं निकलती हैं जो बहुत ही टेरिबल होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं। और इसी तरीके से मैं कह सकता हूं, जब शेर को आप परेशान करते हैं तो उसकी जो चीर देने वाली एकदम तीक्ष्ण गर्जना होती है, निश्चित तौर पर वो आपको चैलेंज करती है, इफ यू हर्ट मी देन आई विल शो माई कैपेसिटी टू डू एनीथिंग। तो यहाँ पर एक बात निकाली है स्वामी विवेकानंद जी ने कि बेवजह अगर हम किसी को परेशान करेंगे, बेवजह हम किसी को प्रताड़ित करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात होती है, उसके पहले बिजली की जो गर्जना होती है, तो बिजली जब गरजती है तो उसकी एक पतली सी लाइन चमकदार आप देखते होंगे, वो निश्चित तौर पर उस बादल के सीने को चीरती हुई जाती है। एक पोएटिक इमेजिनरी थिंग है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। कैसे कवि कल्पना करता है कि जब बिजली कड़कती है तो चमकदार लाइन जो आप देखते हैं, दैट क्लीव्स द हार्ट ब्रेस्ट ऑफ क्लाउड, तब क्लाउड के सीने को चीरती हुई जो लाइन जाती है, तब क्लाउड को दुख पहुंचता है, तब क्लाउड बहुत ज्यादा नाराज होता है, तब वो ऐसी बरसात करता है कि हम और आप बाढ़ के शिकार हो जाते हैं, हम और आप पानी में डूब जाते हैं। तो एवरीवन, चाहे जो भी व्यक्ति है, जब उसे एक हद से ज्यादा डेप्थ में जाकर, ज्यादा गहराई में जाकर हम उसे परेशान करते हैं, तब वो अपनी कैपेसिटी दिखाता है, अपनी क्षमता दिखाता है। और इसमें यह भी कहा गया है, नेचर, लोग, सोसाइटी, चाहे इवन गॉड ही आपको रोकने का प्रयास करें कि आप अपने उद्देश्य तक न पहुंच पाओ, तब भी आपको रुकना नहीं चाहिए। मार्च ऑन एंड ऑन, आपको अपना काम जारी रखना चाहिए जब तक कि आपको आपका गोल न मिल जाए। न नॉर लेफ्ट नॉर राइट, न आपको दाहिने जाना है न बाएं जाना है, ओनली यू शुड गो टू एट योर गोल, केवल आपको कहाँ जाना है? अपने उद्देश्य की तरफ। फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे जिन पर मैंने परिचर्चा की। मैंने पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स हैं आपके यहाँ इस पोएट्री में, जिनसे मैंने केवल किन किन चैप्टर्स को चुना है जो आपके थोड़ा सिलेबस को हल्का कर देंगे। मेरा पूरा प्रयास यही है कि जिन्होंने पहले थोड़ी सी भूल की है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए है कि कम से कम वो ये चैप्टर्स पढ़ लें। कौन कौन से? एक बार मैं फिर से नाम रिपीट करता हूँ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अ लैमेंट, माई हेवन, और उसके बाद द सॉन्ग ऑफ द फ्री। ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके सेंट्रल आइडियाज़ एंड पैराग्राफ्स आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने शुरुआती दौर से ही अपने 12th की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है, वो 1-2 चैप्टर्स को और देख सकते हैं, जिनका नाम मैं ले लेता हूँ। निश्चित तौर पर वो चैप्टर है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, और एक है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, एल्फ्रेड हॉर्ड टेनिसन की एक कविता है। इसे जरूर पढ़ सकते हैं वो स्टूडेंट जिनके पास समय है, जिन्होंने पहले बहुत अच्छी तैयारी की है, उनके लिए ये चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर मैंने प्रोज और पोएट्री के लगभग सारे टॉपिक्स को टच किया है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। अब मैं शॉर्ट स्टोरी की तरफ बढ़ता हूँ। शॉर्ट स्टोरी का सिलेबस अब बिल्कुल ही छोटा हो चुका है 12th एग्जामिनेशन के लिए। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर आप सारे पढ़ सकते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको ये 3 चैप्टर्स बताते हैं जो आपको स्कोर करने में सर्वाधिक मदद करेंगे। पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच, रिटन बाई पंजीकारा रैफी, और दूसरा है एस्ट्रोलॉजिस्ट डे, R.K. नारायण। ये तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत कहानी है, जरूर पढ़िएगा इसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और तीसरी है जिसमें मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा, इफ़ यू वांट टू स्टडी द लास्ट चाइल्ड, तो इसे पढ़ सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी द स्पेशल एक्सपीरियंस, प्रेमचंद की कहानी है। तो चाहे आप
द लॉस्ट चाइल्ड मुल्क राज आनंद की कहानी पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, या इसकी जगह आप द स्पेशल एक्सपीरियंस प्रेमचंद की कहानी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं 3 चैप्टर आपको पढ़ने की सलाह दूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको अत्यधिक मार्क्स दिलाएंगे। वो हैं द गोल्ड वॉच, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे एंड द लॉस्ट चाइल्ड। अब लॉन्ग आंसर्स में इन तीनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे। और एक बात और याद रखिए, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, समय की कमी की वजह से हो सकता है कि आप जब लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने बैठे तो आपको लगे दैट इज सो मच, कैसे मैं तैयार कर सकता हूँ इसे। तो निश्चित तौर पर शॉर्ट आंसर सारे तैयार कर लीजिए, शॉर्ट में बिल्कुल भी कोताही मत दिखाइएगा, शॉर्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करा देंगे। अगर एग्जाम में आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार हैं तो आप अपने मन से भी बना करके विद द हेल्प ऑफ टेंसेस निश्चित तौर पर बहुत अच्छा आंसर, आप लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। इसलिए शॉर्ट आंसर्स पूरे के पूरे आपको करने हैं। मैंने अपनी क्लासेस में जो लगातार मैं ले रहा था बच्चों की, उसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए, इस पूरे के पूरे ड्रामा के लिए कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा, दैट इज़ अ लॉन्ग टॉपिक, और मैं केवल इस ऑडियो में आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि कम से कम कैरेक्टर बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। बेसानियो है, एंटोनियो है, शाइलॉक है, पोर्शिया है, वो कास्केट स्टोरी जो है इसकी, जिसमें कास्केट चुनना होता है, उस स्टोरी को पूरा का पूरा तैयार कर लीजिएगा, उसमें कुछ मिस मत करिएगा। और साथ ही साथ कुछ जो टर्निंग पॉइंट्स हैं इस ड्रामा के, वो आपके जो हेल्पिंग बुक्स अगर आपके पास कोई है तो उस हेल्पिंग बुक्स में उस तरीके के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें भी यही बात आपको कहूँगा, यू हैव टू स्टडी एवरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जितने लॉन्ग आप तैयार कर सकिए करिए। जो लगातार मेरी क्लासेस लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उनको सारे क्वेश्चंस मैंने अवेलेबल कराए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो उनको भी तैयार करेंगे। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो केवल मुझे सुन रहे हैं, मेरी क्लासेज में नहीं अवेलेबल रह पाए हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि वो कास्केट स्टोरी जरूर पढ़ें। साथ ही साथ सारे के सारे जैसे बेसानियो, एंटोनियो, नेरिसा और पोर्शिया, ये बड़े कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामा के, उनके कैरेक्टर स्केच तैयार कर लें। साथ ही साथ हर तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें, तो उनके ना तो लॉन्ग छूटने पाएंगे और ना ही शॉर्ट छूटने पाएंगे। और ये थोड़ा सा मैंने मिनिमाइज किया है सिलेबस को, एक मेरा पूरा प्रयास रहा है कि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। और इंग्लिश के पेपर में एक खास ख्याल आप रखेंगे, जब भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपके 0% गलतियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आप गलत करते हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में सीधी और सीधी एक बात जाती है कि जिसको चैप्टर का नाम नहीं पता है, जिसको राइटर या कंपोजर का नाम नहीं पता है, जिसको बुक का नाम नहीं पता है, हाउ कैन ही एक्सप्लेन एनीथिंग, कैसे वो एक्सप्लेन करेगा। निश्चित तौर पर ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन उसके सामने खड़ा कर देता है। आपकी राइटिंग शैली ऐसी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल ऐसी होनी चाहिए कि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी कोई भी गलती ना हो। निश्चित तौर पर जिसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है वो एक्सप्लेनेशन में नंबर पाके रहेगा। तो रेफरेंस जैसे भी आप लिखते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन समथिंग रिटन बाय जो भी आपके कंपोजर या पोएट हैं, तो उनको आप लिखोगे, इसमें कोई गलती नहीं करोगे। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, आपका पूरा थीम, उस पूरे पैराग्राफ या स्टैंजा में जो राइटर कहना चाहता है, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा, उस टॉपिक को लिखोगे और एक्सप्लेनेशन में उसी कॉन्टेक्स्ट के टॉपिक को आप डिस्क्राइब करोगे। इससे आपकी तारतम्यता बनी रहेगी, आपकी सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। जो कॉपी चेक करेगा उसको भी एक सुखद एहसास मिलेगा और आपको सुखद एहसास ये मिलेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि इस इंग्लिश के पेपर में, जो सेकेंड पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, कम स्कोरिंग माना जाता है, उसमें भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। अगली इस परीक्षा के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार।